नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। थर्ड ईयर आर्ट्स और पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत की बात, इतिहास की बात कर रहे थे और उसके एक बहुत ही क्रांतिकारी अध्याय जिसने न केवल ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को, पूरे विश्व को एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। भारत में राष्ट्रवाद के बीज का एक अद्भुत अंकुरण किया। 1857 की क्रांति। कल मैंने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि और उसके विभिन्न भागों में उनके नेतृत्व को पढ़ा था। आज आपके सामने हम शेयर करेंगे अपने व्याख्यान से कि 1857 की क्रांति का विप्लव जो हुआ, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसका वास्तविक स्वरूप क्या था। विभिन्न तथ्यों के आधार पर, विभिन्न इतिहासकारों के मतों के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचने करेंगे। यद्यपि हर इतिहासकार ने अपना दृष्टिकोण लगाया, उसमें जो उसकी स्वयं की स्वाभाविक प्रक्रिया है इतिहास को देखने की और इतिहास को समझने की और उसके बाद उसको लेखन करने की, जो तथ्य वे जुटा सकते थे उनके आधार पर किसी भी मान्यता को हम स्थायी रूप नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में अपनी कोशिश करूंगा आप लोगों को संतुष्ट करने की कि वास्तविक स्थिति क्या थी। और देखिए, विप्लव का स्वरूप बहुत अधिक है और बहुत व्यापक था, ये इसमें दोहराए नहीं है, क्योंकि इतिहास में इस अध्याय को बड़ा सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है। कुछ इतिहासकार इसे सैनिक विप्लव मानते हैं कि ये मात्र सैनिक विद्रोह था। कुछ ने माना कि नहीं साहब, इसमें तो मुस्लिम रियासतें थे, मुस्लिम संप्रदाय लोग जुड़ गए और उन्होंने फिर बहादुर शाह जफर को बड़े रोचक तरीके से बड़े वो बना दिया अध्यक्ष और सेना नेतृत्व कर दिया। और उनकी ये थी कि वापस वो जैसे मुगल सत्ता स्थापित हो वैसे मुगल सत्ता स्थापित हो जाएगी। यद्यपि ये अब असंभव है। 1857 में असंभव है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही असंभव सा प्रतीत होने लग गया था धीरे धीरे। लेकिन ये कुछ इतिहासकारों ने इस तरीके से किए और कुछ ने इसको ये कहा है कि नहीं साहब, ये तो सैनिकों में जो सामंत लोग थे उन्होंने सैनिकों को साथ दिया और उनकी थोड़ी हुई। कुछ ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखा गया। तो ये जो है हमारे सामने आती है। अब मैं धीरे धीरे बात करता हूँ। देखिए, लॉरेंस, सीले और स्मिथ, ये तीनों जो अंग्रेज इतिहासकार हैं, उन्होंने जितने भी अंग्रेज इतिहासकार हैं, मैं विशेषता इनके नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पी रॉबर्ट्स, इन सब ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। और ये कहा है कि ये संयुक्त विद्रोह था, संयुक्त रूप से भारतीय सैनिकों की अनुशासनहीनता, इसे विद्रोह भी नहीं कहा, अनुशासनहीनता और ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों की कुछ की मूर्खता थी, उसका परिणाम था। ये स्मिथ साहब कह रहे हैं। और रॉबर्ट्स और ये इसको विशुद्ध सैनिक विद्रोह मानते रहे। उसका कारण था कि सैनिकों में जो कारतूस की तत्कालीन घटना थी उसके प्रति वो आक्रोश था और उसी हिसाब से फिर उन्होंने ये विद्रोह कर दिया। सुरेंद्र नाथ सेन जो लिखते हैं वो 1857 किताब, उन्होंने विशुद्ध रूप से इसको ये लिखा है कि ये सेना का यद्यपि प्रारंभ हो सकता है, लेकिन ये सेना का पूरी तरह विद्रोह में सेना ने भाग लिया और आम ये सेना तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम जनता तक भी इसमें हो गया। यहाँ डॉक्टर मजूमदार ने जरूर उस बात को कहा है कि नहीं, ये इतना आम जनता में जितना इसको फैलना चाहिए था, जितना इसका व्यापक प्रसार होना चाहिए था, जितना सैनिकों को, आम जनता को इसमें भागीदारी बननी चाहिए थी, उतनी भागीदारी उनको दृष्टि नहीं होती है इतिहास के तथ्यों के अनुसार। इसलिए साधारण जनता ने उन्होंने उतना भाग नहीं लिया। नाथूराम जी खड़गांव जो राजस्थान के इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि नहीं, विप्लव में साधारण जनता ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। और अब आता हूं मैं डॉक्टर ताराचंद का, जो है उन्होंने लिखा है कि अशक्त वर्गों द्वारा अपनी खोई सत्ता को पुनर्प्राप्त करने का ये अंतिम प्रथा, इस वर्ग में चाहे कोई भी शामिल हुआ हो, लेकिन अंततः उसका उद्देश्य ब्रिटिश शक्ति से मुक्ति प्राप्त करना था। और ब्रिटिश शक्ति से मुक्ति प्राप्त करने के बाद वह ये जरूर चाहता था कि जिस प्रकार से भी हो, जैसा भी हो, भारतीय शासन चलता रहे। अब यहाँ पर इसी घटना को आगे बढ़ाते हुए कुछ इतिहासकारों ने, जैसे ऑटम जो अंग्रेज इतिहासकार, उनका नहीं था, ये तो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध वापस षड्यंत्र था कि मुस्लिम सत्ता को स्थापित किया जाए। अब उसका उदाहरण हम डॉक्टर ताराचंद की बात से लेते हैं कि जो पहले सत्ता थी वो स्थापित करना चाहते थे। अब पहले सत्ता मुस्लिम सत्ता थी, इसलिए उन्होंने उसको उससे जोड़ दिया। अगर पहले सत्ता हमारा प्रजातंत्र होता तो वो प्रजातंत्र से जोड़ते। तो ये एक नहीं है कि चूंकि उन्होंने इससे पहले देखी ही नहीं सत्ता मुस्लिम सत्ता थी 5-6 शताब्दी तक, तो हम स्वाभाविक रूप से ये मान सकते हैं कि इस तरीके का मत निकलना स्वाभाविक है लेकिन आधारहीन भी है। जो आउटरन दिया कि सब सारे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये पुनः मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दी थी, इसलिए बहादुर शाह जफर को कर दिए। यद्यपि
अगर हम अवलोकन करें तो देखिए इस कथनों से पूर्ण सैतानी 18 क्रांति में देश में केवल जो है 1/3 मुसलमानों ने ही भाग लिया, मुस्लिम शासकों ने, और नाना साहब, झांसी की रानी, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, जगदीशपुर और ये और कई तालुकेदार, इनमें से कोई भी सब जिन्होंने वास्तविक संचालन किया अपने क्षेत्र में, वो सब इसमें सक्रिय थे, और न सक्रिय थे बल्कि उनका नेतृत्व था, और एक वो आशा की दृष्टि से देखे जा रहे थे, उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा था, उनको एक प्रतीकात्मक रूप से आम जनता उनके साथ उनके बातों को सुनकर और युद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कूद रही थी। तो इसलिए इसको मुस्लिम षड्यंत्र भी कहा जाता है। अभी वहाँ मेलिसन आए, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जो सामंत और कुलीन वंश थे, जिनको हमने पहले चाहे सहायक संधि के रूप में ले लो, चाहे अंग्रेज जमींदारों के ले लो, चाहे भूमि स्थायी बंदोबस्त को नष्ट करने की बात कर ले लो, उनके सामंतों के हमने विशेष अधिकार छीन लिए थे, इसलिए सामंतों ने एकत्रित हुए और उन्होंने अधिक से अधिक संख्या भाग लिया, और एक तरीके से अपने फायदे के लिए, निजी स्वार्थ के लिए वो एकत्रित हो गए। इसलिए ये मात्र जो है सामंती जन थी, और इसको आम जनता से इसका कोई लेना नहीं था। किंतु देश के मुट्ठी भर सामंत ही इस देश में भाग लिया। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सामंतों की संख्या 1857 में बहुत अधिक थी, लेकिन कितने लोगों ने सामंतों ने भाग लिया, इसलिए विप्लव को मात्र सामंतवादी प्रतिक्रिया से दबा देना ये भी ठीक नहीं है। अब आते थे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखिए सबसे पहले इस घटना का जो हुआ परिवर्तन, इस मतों का परिवर्तन हुआ, वो 1909 में हुआ, जब वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक लिखी, और उन्होंने अपने इसमें सीधा से उसको 1857 का महान स्वतंत्र दिया। यदि सुरेंद्रनाथ सेन ने भी 1857 पुस्तक लिखी, और उसके बाद में उस बात को, वीर सावरकर जी की बात को पट्टाभी सीतारामैया जो ठोस कांग्रेसी रूप में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशोक मेहता, सुरेंद्रनाथ सेन, इन सब ने भी रिपीट किया इसी बात को कि ये एकमात्र सैनिक क्रांति नहीं थी, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। पट्टाभी सीतारामैया ने स्पष्ट पंक्ति लिखी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह नहीं था, यद्यपि विस्फोट सैनिक विद्रोहों के रूप में प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये विद्रोह शीघ्र ही जन विद्रोह में परिवर्तित हो गया था। सुरेंद्रनाथ सेन ने खुद ने भी ये स्वयं ने ये लिखा है कि जो युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था, या किसी भी प्रारंभ हुआ, या सैनिक विद्रोह के नाम पर हुआ, लेकिन वह अंततः स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए समाप्त हुआ, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे, और वह पुनः पुरातन शासन व्यवस्था स्थापित करने के थे, जिसका प्रतिनिधित्व दिल्ली भाषा करता था। तो स्वाभाविक है कि इस तरीके की बातें आना। तो लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि स्वरूप क्या था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नेतृत्व क्या था और कौन सी सत्ता स्थापित होगी, ये सब कालांतर की बातें हैं, परिणाम के बाद की बातें हैं। लेकिन विप्लव का स्वरूप क्या था? विप्लव का स्वरूप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में था। जिन्होंने भी स्वतंत्रता मांगा, उन्होंने ये माना कि ना तो हिंदू हट थी, न ही मुस्लिम हट थी, और न ही कोई और हट थी। हिंदू मुस्लिम और ने कंधे से कंधे मिलाकर इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और उन्होंने जबरदस्त तरीके से इसको किया। और जो अगर सैनिक विद्रोह की बात करें तो सैनिकों की मृत्यु की संख्या कितनी है? उससे कई गुना अधिक आम लोगों को अंग्रेजों ने मारा है। इसका अर्थ ये हुआ ब्रिटिश की वो आम जनता की प्रतिक्रिया से, उनकी गतिविधियों से, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध से, ब्रिटिश हुकूमत से, इससे भी नाराज थे। यानी आम जनता ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विरोध दिखाया था, और ये जनता का एक ही स्वार्थ था, विदेशियों को भारत से खदेड़ना। और आप देखिए, जिन लोगों ने, अंग्रेजों ने उनका पक्ष लिया, भारतीय लोगों ने उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया। यहां तक कि जोधपुर, कोटा के महाराजा को तो जब तक उन्होंने घोषणा नहीं कर दी कि वह अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध है, तब तक उनको किले में घेरे लिया। जोधपुर में आप देख ले, कर्नल मेंसन की हत्या कर दी गई। कर्नल शॉन्स महाराणा से मिले तो उनके महल की ओर जा रहा था, तब लोगों ने जबरदस्त तरीके से नाराबाजी की। ये मैं मेवाड़ की बात बता रहा हूँ ये। और फिर उसके बाद में कुछ नरेशों ने तो जनमत के दबाव में आकर अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते हुए भी विद्रोहियों को शरण दी। विप्लव काल में जो सांप्रदायिक एकता स्थापित हुई, वे भी विप्लव को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करती है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। विप्लव का स्वरूप राष्ट्रीय था, कुछ भी हो, लेकिन विप्लव का स्वरूप राष्ट्रीय था। और इसमें हाँ, ये जरूर कह सकते हैं हम कि सिख सेना और गोरखा सेना ने इस अंग्रेजों के को जरूर दी, लेकिन वो उस समय उनकी थी और आम जनता से वो परिचित नहीं थे। और ये तथ्य थोड़ा सा आंशिक है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा माना जाता है कि इन दोनों सेनाओं ने विद्रोहियों को सूचना प्रदान करने की दी।
जरूर काम किया। विद्रोही को सही समझने के लिए हमें अन्य क्रांतियों के संबंध में बहुत मेहनत करनी है। अब मैं आप बताता हूँ, क्या फ्रांस की क्रांति जन आंदोलन थी? क्या 1688 की ब्रिटिश की क्रांति जन आंदोलन थी? परिणाम तो उनका स्वतंत्रता हुआ। फ्रांस की क्रांति का परिणाम राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र हुआ, और ब्रिटेन की क्रांति का परिणाम निरंकुशता के विरुद्ध हुआ। लेकिन प्रारंभ के में क्या वो जन आंदोलन थे? तो भारत में ही ये माना क्यों जाता है कि सब इसको प्रारंभ से ही जन आंदोलन होना चाहिए था? विश्व की महान क्रांतियां जिस पर स्थापित हुए हैं लोकतंत्र, उनमें तो ऐसा कहीं भी नहीं था। तो दृष्टांत के लिए केवल भारतीय 1857 की क्रांति को ही हम इस प्रकार से मान लें। कुछ स्थान पर जनता ने भाग लिया और कुछ स्थान पर नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ। जरूरी नहीं है पूरी जनता उसमें शामिल हो गई हो, लेकिन उनका नैतिक समर्थन जो है उनको उनके विरुद्ध था। अब मैं एक उसको कालांतर में लेता हूँ, मैं ले जाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और हम साहित्य से इसका अध्ययन करते हैं। और उस समय के जो साहित्य थे वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। अंग्रेजों को किसी प्रकार का उन्होंने नहीं किया, ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। राष्ट्रीय 1885 के बाद हम राष्ट्रीयता का काल कहला जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन का समय कहा जाता है। और जबरदस्त तरीके से गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के 3 आंदोलन कहे थे। क्या महात्मा गांधी जी के सभी आंदोलन में 4 करोड़ जनता या 5 करोड़ जनता शामिल थी? ऐसा भी नहीं था। लेकिन 5 करोड़ जनता, 7 करोड़ जनता की उनकी पूरी दिल दिमाग से महात्मा जी के साथ थे। तो ये होती है व्यक्तिगत रूप से या शारीरिक रूप से उपस्थित होना ही क्रांति को सहयोग नहीं कहलाता है, बल्कि नैतिक रूप से करना, मानसिक रूप से करना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उस क्रांति को सहमति प्रदान करना, स्वीकृति प्रदान करना क्रांति का स्वरूप निर्धारित करता है। इस कारण से हम ये निश्चित रूप से कहते हैं। हाँ, बंगाल, पंजाब और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर क्रांति लगभग सभी जगह पर इसका प्रसार हुआ। और विद्रोहियों को संगठित करने का एकमात्र जो थी वो ये थी, विदेशी सत्ता को हमको समाप्त करनी है। अब इन सारे कारणों के कारण हम मान सकते हैं कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। असफल रहा, सफल रहा, ये एक बात अलग है, लेकिन क्रांति का स्वरूप जो था वो प्रथम स्वतंत्रता था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, मजूमदार, अशोक सुरेंद्रनाथ सेन, अशोक मेहता और वीर सावरकर, इनकी बातों को हम ये निश्चित रूप से हमको महत्व देना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुई। वो चिंगारी जो राष्ट्रवाद ने जिस पर अग्नि जली, राष्ट्रवाद की अग्नि प्रज्वलित हुई, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का था। और आगे अध्याय में हम इसके जो सफलता की जो फेल हो गई है, इसके जो परिणाम हुई है, या सफल रहा या कैसा भी किस रूप में रहा, उसके बारे में हम करेंगे। धन्यवाद।